कल 6 तक हो गए थे आपके। 7वां क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा के 25 छात्र हैं, उसके औसत भार दिया हुआ है 51 किलोग्राम। 25 छात्रों का औसत भार, औसत का मतलब क्या बताया था, माध्य, यानी 25 छात्र है उनका पहले से ही आपको माध्य दे रखा है। औसत भार का मतलब उनका माध्य हो गया, पहले से ही दिया हुआ है कि 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। तो इस कक्षा के कुल कितने छात्र हो गए, दोनों के मिला के 60। तो 60 छात्रों का औसत भार की गणना कीजिए। औसत का मतलब माध्य होता है, माध्य आपको पहले से ही दिया हुआ है। तो कक्षा ए के 25 छात्रों का औसत भार आपको 51 किलोग्राम दिया हुआ है। अगर मान लीजिए औसत भार का मतलब क्या हो गया, माध्य। अब माध्य का जो सूत्र होता है क्या होता है, दिए गए आंकड़ों का योग, दिए गए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये सूत्र था आपका। अब देखिए इसका माध्य पहले से दिया हुआ है ना आपको, 25 तो छात्र हो गए, कितने छात्र, 25। तो ये तो संख्या हो गई आपके पास, किसकी, आंकड़ों की संख्या। अब इसका माध्य पहले से कितना है, 51। माध्य की जगह क्या रखें अगर अपन, 51 बराबर दिए गए आंकड़ों का योग। आपको दिया हुआ है क्या, नहीं दे रखा है, तो ये दिए गए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या कितनी दे रखी है, 25। अब बताइए दिए गए आंकड़ों का योग निकाले अपन, तो इसका क्या कर देंगे, यहां से इसके नीचे 1 मानेंगे और वज्र गुणा कर दो। तो दिए गए आंकड़ों का योग निकालने के लिए जो माध्य दिया हुआ है उसको किससे गुणा कर दो, आंकड़ों की संख्या से। तो 25 छात्रों का कुल योग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कुल योग। तो यहां अपन निकालेंगे 25 छात्रों का कुल योग। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए। माध्य आपको जितने छात्रों का दिया हुआ है, जितनी संख्याओं का माध्य दिया हुआ है, तो संख्याओं को माध्य से गुणा करने पे आपको उसका कुल योग प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, कुल योग। तो 25 छात्रों का कुल योग बराबर 51, तो माध्य था आपका, इसको किससे गुणा कर देंगे, 25 से, तो आपके पास कुल योग आ जाएगा। तो इसको गुणा कर लेते हैं अपन, तो ये आ जाएगा आपके पास 25 एकम 25, और 25 को 5 से गुणा करेंगे 125, और 2 127, तो 1275 किलोग्राम। ये इसका कुल योग हो गया, कितने छात्रों का, 25 छात्रों का। आगे वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार दिया हुआ है। तो वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार, औसत का मतलब वही हो गया माध्य, वो दिया हुआ है आपको 54 किलोग्राम। अब 35 छात्रों का भी क्या निकालेंगे, कुल योग निकालते हैं। तो 35 छात्रों का कुल योग, 35 छात्रों का कुल योग, कुल योग के लिए क्या करते हैं अपन, गुणा कर देते हैं संख्या को माध्य से। तो 54 गुणा 35, तो इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 35 को 4 से गुणा करेंगे 140 हासिल 14, 35 पंजो 175, 175 में क्या जोड़ देंगे 14, तो 189।
1890 किलोग्राम कितने छात्रों का कुल योग आ गया? 35 छात्रों का। अब ध्यान रखना, अपने पास 25 छात्रों का जोड़ने पे, यानी योग का मतलब 25 छात्रों का कुल वजन अगर अपन जोड़े, बाहर जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 1275 किलोग्राम। और 35 छात्रों का कुल योग कितना आ रहा है? 1890 किलोग्राम। क्लियर यहाँ तक? अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 60 छात्रों का औसत भार। अब बताइए कक्षा के कुल छात्र कितने हो गए? 25 प्लस 35 दोनों को जोड़ेंगे तो 60 छात्र हो गए। तो 60 छात्रों का औसत भार निकाल रहे हैं। तो औसत भार निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? वही सूत्र तो वही रहेगा, दिए गए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब 60 छात्रों का औसत भार निकालने के लिए 60 छात्रों का कुल योग चाहिए। तो कुल योग के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, इनका कुल योग हो जाएगा 60 छात्रों का। तो यहाँ लिखेंगे कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार पूछा गया है आपसे। कितने छात्रों का औसत भार पूछा है? 60 छात्रों का औसत भार। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल योग, 25 छात्रों का कुल योग, इसमें किसको और जोड़ देंगे? 35 छात्रों का कुल योग, 35 छात्रों का कुल योग, और बटे आंकड़ों की संख्या अब कितनी हो जाएगी? 60। 60 का क्या दे देंगे? भाग। तो 25 छात्रों का कुल योग तो कितना आया था? 1275। तो 1275 प्लस 35 छात्रों का कुल योग कितना प्राप्त हुआ है? 1890 बटे 60। इनका योग कर लेते हैं। इकाई अंक जोड़िए सबसे पहले। इसमें 0 है, इसमें 5 है, तो इकाई अंक तो क्या आ जाएगा? 5। दाई अंक जोड़ते हैं, 9 और 7 16। अब यहाँ सैकड़े का अंक जोड़ते हैं, 8 और 2 10 और 1 हासिल 11। 1 और 1 2 और 1 कितने? 3। अब भाग देंगे किसका? 60 का। अब भाग देते हैं अपन 6 का। यहाँ 6 है तो 6 का तो पायड़ा सभी को याद है ही। तो देखिए भाग कितनी बार चले जाएगा? 6 पंजो 30, तो 60 पंजो 300 हो जाएंगे, 0 लगा देंगे आगे, तो 5 बार जा रहा है। तो यहाँ 316 में अपन ने भाग दे दिया कितनी बार? 5 बार। शेषफल कितने बचे अपने पास? अब क्या उतारेंगे ऊपर से अपन? 5। 165। अब 165 में 6 18 ज़्यादा हो रहा है तो 2 ही बार जा रहा है, तो 6 दूनी 12, 120। शेषफल कितना बचेगा अपने पास? 5 और ये 4, 45 बच गया। दशमलव लगा देते हैं। दशमलव लगाएंगे ये क्या बढ़ाएंगे? 0। अब बताओ 6 का पायड़ा इसमें कितनी बार चले जाएगा? भाग 7 बार। 6 7 42, तो 420। शेषफल कितना बचा? 30। 1 0 और लगा देंगे, 6 पंजो 30, पूरा पूरा चले गया, तो 6 पंजो 30, 300 ये पूरा पूरा चलेगा। तो 52.75 किलोग्राम। तो यहाँ लिख देंगे 52.75 किलोग्राम। ये कितने छात्रों का औसत भार आ गया? 60 छात्रों का औसत भार। क्लियर है सभी का? ये ध्यान रखना, 25 छात्रों का तो इसमें औसत भार पहले से दिया हुआ था, तो इसका कुल योग अपन ने निकाल लिया। कितना प्राप्त हुआ? 1275। फिर इसी प्रकार से 35 छात्रों का भी कुल योग निकाल लिया। अब कक्षा में कुल मिला के कितने छात्र हो गए? 60। अब 60 का निकालेंगे औसत भार, तो दोनों कक्षा के कुल छात्रों का जो योग था उन दोनों को जोड़ के 60 का भाग दे दीजिए। क्लियर है ना? उधर क्वेश्चन नंबर 8। 5 संख्याओं का औसत 18 है। औसत का मतलब क्या बताया था? माध्य। तो 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए, अब बताइए 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ था, एक संख्या हटा देंगे तो कितनी संख्याएं बचेंगी? 4। अब बताओ ये कितनी संख्याओं का औसत हो गया? 4 संख्याओं का औसत कितना? 16 दिया हुआ है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए कि वो कौन सी संख्या अपन ने हटाई है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे?
तो सबसे पहले 5 संख्याओं का औसत है, या फिर आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, आपने मान लीजिए 5 जनों से पैसे इकट्ठे किए। अब वो कितने भी पैसे इकट्ठे किए, 5 जनों से पैसे इकट्ठे किए और आपके पैसों का औसत क्या आ गया 18। कितने जनों का, 5 जनों के। एक जने ने वापस आपसे मान लीजिए पैसे वापस ले लिए, तो आपके पास कितनों के पैसे बचे, 4 जनों के पैसे बचे। अब 4 जनों के पैसों का औसत कितना है 16, तो उसने आपसे कितने रुपए वापस लिए, इस तरीके से समझ लीजिए। तो यहां अपन लिखेंगे 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत बराबर आपको दिया हुआ है 18, दिया हुआ है। अब बताइए 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ, तो इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले कुल योग, कि 5 जनों से आपने पैसे इकट्ठे किए तो उसका कुल योग कितना हो रहा है। तो कुल योग के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 5 संख्याओं का कुल योग, 5 संख्याओं का कुल योग। कुल योग के लिए क्या करते हैं अपन, औसत या माध्य को किससे गुणा कर देते हैं, संख्या से। संख्या कितनी है 5, तो माध्य कितना था आपके पास 18 गुणा 5, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 पंजो 90। तो आपके पास कितने रुपए हो गए, 90 रुपए हो गए। अब एक संख्या उठाने पे शेष कितनी संख्या बची, 4। ये लिखेंगे एक संख्या उठाने पर शेष 4 संख्याओं का औसत, कितनी संख्याएं बची 4, तो 4 संख्याओं का औसत आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। अब इनका भी क्या निकालेंगे, कुल योग। तो 4 संख्याओं का कुल योग, 4 संख्याओं का कुल योग कितना आ जाएगा 16 गुणा 4, कितना 64। अब पहले बताओ आपके पास कितने रुपए थे, 90 रुपए, और अब कितने बचे, तो बताओ उसने कितने रुपए वापस लिए आपसे, 90 में से क्या कर देंगे 64 को घटा देंगे, आ जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे उठाई गई संख्या, उठाई गई संख्या। तो कौन सी संख्या उठाई है, इसके लिए क्या करेंगे, 5 संख्याओं का कुल योग माइनस 4 संख्याओं का कुल योग, तो बराबर 5 संख्याओं का कुल योग, कुल योग माइनस 4 संख्याओं का कुल योग। तो 5 संख्याओं का कुल योग 90 माइनस 4 संख्याओं का कुल योग 64, इसमें से घटा देंगे तो ये आपके पास बच जाएगा 26। तो उठाई गई संख्या कौन सी आ गई 26। उतार देखिए 10वां की जो क्वेश्चन है आपका, इसकी जैसे ये क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ था कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। तो 10वें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना दिया हुआ है, 3000 रुपये दिया हुआ है, कि 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 है। एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है, यानी हट जाता है, तो शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना हो जाता है 3200 रुपये हो जाता है। तो सेवानिवृत्त यानी जो कर्मचारी हटा गया है उस कर्मचारी का वेतन कितना था ये पूछा गया है। अब बताओ इसमें भी क्या पूछा था, उठाई गई संख्या, तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का ही वेतन पूछा है, तो आपको वही करना है। 5 कर्मचारियों का औसत दिया हुआ है तो उसका कुल योग निकालना, फिर शेष 4 का कुल योग निकालना, तो 5 में से 4 का घटा देना, सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन आ जाएगा। क्लियर। तो 10वां क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9, 13 संख्याओं का माध्य आपको दिया हुआ है कि 13 संख्याओं का माध्य कितना है 24।
यदि प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक का मतलब क्या होता है एक, प्रत्येक संख्या में 3 3 जोड़ दिया जाए, तो 13 संख्या है, 13 संख्याओं में सभी में 3 3 जोड़ेंगे, तो 3 जोड़ने पर नया माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 13 संख्याओं का माध्य आपको दिया हुआ है, क्या लिखेंगे 13 संख्याओं का माध्य। अब 13 संख्याओं का माध्य आपको 24 दिया हुआ है। अब पहले क्या निकालेंगे 13 संख्याओं का कुल योग, तो 13 संख्याओं का कुल योग निकालते हैं। तो 13 संख्याओं का कुल योग, अब इसका अगर अपन कुल योग निकालेंगे तो माध्य को किससे गुणा, संख्या से, तो कुल योग आ जाएगा। तो 24 गुणा 13 हो जाएगा 13 चौगु 52 और 13 दूना 26 और 5 31, 312 कुल योग आ गया। अब मान लीजिए आप प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ोगे तो 13 संख्याओं में कितने की वृद्धि होगी, 13 या 39 की वृद्धि हो जाएगी। मान लीजिए आप 13 जनों को 3 3 रुपये वितरित कर रहे हो, ठीक है, तो 13 व्यक्तियों को 3 3 रुपये अगर अपन वितरित करें तो अपने पास से कुल कितने रुपए जाएंगे, भाई एक व्यक्ति को अपन 3 रुपये दे रहे हैं तो 13 व्यक्तियों को कितने रुपए दे देंगे, 13 या 39, तो 39 रुपये और ज़्यादा जा रहे हैं। पहले कितने गए थे 13 व्यक्तियों के पास, 312 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक संख्या में 3 की वृद्धि करने पर, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर 13 संख्याओं में वृद्धि। तो 13 संख्याओं में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 13 गुणा 3 बराबर 39 की वृद्धि हो जाएगी। अब बताओ 13 संख्याओं का नया योग निकाले, नया योग, तो पहले तो 13 संख्याओं का कुल योग कितना आ रहा था 312, अब कितना और बढ़ जाएगा 39। पहले देंगे 13 संख्याओं का कुल नया योग। अब नया योग निकालेंगे तो 312 तो पहले था, अब कितना बढ़ गया 39 और बढ़ गया, 39 ही तो बढ़ा है, तो इसको और जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 351, नया योग आ गया। अब आपको नया माध्य निकालना है, तो नया माध्य, अब माध्य का सूत्र आपका वही है, आंकड़ों की, तो दिए गए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। लिखेंगे दिए गए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ों का योगफल अपने पास निकाल लिया अपन ने, 13 संख्याओं का नया योग कितना आया 351 प्राप्त हुआ, और आंकड़ों की संख्या कितनी है वही 13, तो 13 का भाग दे दीजिए इसमें, तो 13 दूना 26, 2 बार शेषफल कितने बचे आपके पास 9 शेषफल बच जाएंगे, और क्या उतारेंगे 1, तो 91 में कितनी बार चले जाएगा 7 बार, 13 7 91। तो नया माध्य क्या प्राप्त आ गया आपके पास 27 नया माध्य आ गया। पहले माध्य क्या था 24, अब नया माध्य क्या आ गया 27। ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट है 17.1। ये 17.1 में अपन ने प्राथमिक आंकड़ों का माध्य पढ़ा था। अब 17.2, 3 और 4 इसमें अपन सतत और असतत बारंबारता सारणी से माध्य ज्ञात करेंगे। इसके आपके 3 सूत्र है, एक तो प्रत्यक्ष विधि आती है आपके, एक कल्पित विधि से माध्य और एक पद विचलन विधि से माध्य। तो 3 विधियों से अपन माध्य ज्ञात करेंगे। प्राथमिक आंकड़ों में केवल एक ही सूत्र लगा था आपके, दिए गए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इसी से अपन ने 17.1 में पूरे क्वेश्चन हल किए हैं। अब 17.2, 3 और 4 इसमें आपके सतत और असतत बारंबारता सारणी से माध्य आएंगे। सतत और
असतत बारंबारता सारणी से माध्य ज्ञात करने, या फिर इसको अपन ये भी बोल सकते हैं वर्गीकृत और अवर्गीकृत बारंबारता सारणी से माध्य। वर्गीकृत या अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। अब माध्य ज्ञात करने के लिए अपने पास 3 विधियां हैं। पहली जो विधि है वो है प्रत्यक्ष विधि। सबसे पहली विधि कौन सी आएगी आपके काम में? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का, वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये आपका सूत्र हो जाएगा। सिग्मा का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है योग। सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग। यहाँ ये सिग्मा इस तरीके से होता है आपका। सिग्मा का मतलब क्या हो जाएगा? योग। एफ का मतलब होता है आपकी बारंबारता। एफ क्या होगा? बारंबारता। एक्स क्या होता है? मध्यमान, या फिर इसको अपन चर मान भी बोल सकते हैं। तो इस सूत्र से जो आपने वही सूत्र से मिलके बनाए, ये जो आपके दिए गए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या था ना, उसी सूत्र से मिलके ये सूत्र बना है प्रत्यक्ष वाला। तो यानी सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इनके नीचे इस तरीके से आई का चिन्ह और लगा होता है, इस तरीके से आई का चिन्ह। इसका मतलब होता है कि इनके जो मान है, आई का मतलब क्या होता है? इनके मान 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है। ये जो आपको ये आई साइलेंट ही रहता है, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी विधि है आपके कल्पित विधि। अभी केवल अपन प्रत्यक्ष विधि से ही हल करेंगे 17.2 में। पूरे सूत्र में आपको पूरे लिखा रहा हूं अभी। कल्पित विधि से माध्य। अब कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करते हैं, तो इसका जो सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ये इसका सूत्र होता है। इसमें भी वही आई तो सब में होते हैं, आई साइलेंट ही होता है, आपको बोलना नहीं है। ए का मतलब जो होता है यहाँ पे, ए बराबर होता है कल्पित मान। अब ये जो कल्पित मान है, इसका मतलब है कि एक्स आपको कोई कल्पना करके एक मान मानना है। कल्पित मान, नाम से ही पता चल रहा है कि कल्पित मान, कोई भी मान आपको मानना है कल्पना करके। वो भी किस में से मानना है? एक्स के दिए गए मानों में से। डी, एफ का मतलब आपको पता है ही, बारंबारता। डी एक तो ए नहीं आया है और एक डी, तो डी का मतलब होता है विचलन। अब डी का मान निकालते कैसे? एक्स में से कल्पित मान को घटाने पर, एक्स में से किसको? कल्पित मान को। डी माइनस ओ, डी बराबर एक्स माइनस ए। तो मध्य मान में से कल्पित मान को घटाने पे डी का मान आ जाता है। और तीसरा जो सूत्र है आपके, वो है पद विचलन। पद विचलन विधि से माध्य निकालने का जो सूत्र होता है, तो इसका सूत्र हो जाएगा माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ। ये आपका पद विचलन विधि से माध्य हो गया। अब इसमें क्या चीज़ नहीं आई है? केवल u। अब u क्या चीज़ है? यहाँ पे u होता है, ये भी विचलन ही होता है। तो u का मान कैसे निकालते हैं? d में h का भाग दे दो। d में किसका भाग दे दो? h का। इसमें गुणा में h और लगा देना। तो d का मान अपन ने कैसे निकाला था? x माइनस ए बटे एच। डी का जो मान निकालते हैं अपन, तो d बटे एच। h क्या चीज़ है यहाँ पे? वर्ग माप।
वर्ग माप का मतलब है जो भी आपके वर्ग अंतराल चलेगा वो h का मान हो जाएगा। तो 3 विधियाँ आपकी, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि, पद विचलन विधि, ये इनके मान हो गए। सिग्मा का मतलब योग हो जाएगा, f का मतलब बारंबारता, x आपका मध्यमान या चर मान, a का मतलब कल्पित मान, d का मतलब विचलन ही होता है, d का मतलब भी क्या होता है, विचलन। तो d का मान x माइनस a से निकालते हैं। u का मतलब भी विचलन ही होता है, तो u का मान कैसे निकालते हैं, d में किसका भाग दे दो, h का। h आपका वर्ग अंतराल होता है, जितने का भी वर्ग अंतराल चलता है। तो d का मान x माइनस a से निकालते हैं, उसमें h का भाग दे दो, u का मान आ जाएगा। अभी केवल अपन इसी सूत्र पे चर्चा करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से माध्य। दोनों सूत्रों के बारे में अपन जब प्रश्नावली आएगी अगली, उसमें अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला जो सूत्र है प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का, केवल ये सूत्र अभी काम आएगा आपके, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। देखिए 17.2 का पहला क्वेश्चन, यह आपको चर मान दिया हुआ है, x का मध्यमान और उसकी बारंबारता दे रखी है कि 3, 5, 8 और 11, ये चर मान आपको दिए हुए। इसकी बारंबारता, यानी बारंबारता का मतलब क्या होता है कि जो 3 है कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 5 कितनी बार, 4 बार, 8 कितनी बार, 5 बार, और 11 कितनी बार, 3 बार। जो आपको मैंने प्राथमिक आंकड़ों का बताया था उसी से मिलके ये बना है। मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख दूं कि दी गई संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 3, 3। अब बताओ ये क्वेश्चन इतना बड़ा हो गया कि दी गई संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ये तो मैंने क्रम वाइज लिखे हैं, अब इनके क्रम वो चेंज करके कैसे भी लिख सकता है। पहली प्रश्नावली में अपन ऐसे ही पढ़े थे। अब दिए गए आंकड़ों का क्या करते थे अपन, योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब यहाँ ये जो क्वेश्चन है किस तरीके से बन गया, बारंबारता सारणी के रूप में दे दिया, सारणी के रूप में दे दिया इसको इसी शॉर्ट में। अब इसका जो तरीका है उसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन को पता है माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है आपका वो है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब तो क्या बताया था आपको, योग। अब बताइए यहाँ पे ये तो एफ हो गया, तो यहाँ तो अपन सिग्मा एफ का मान निकाल लेंगे। सिग्मा एफ तो अब इसका योग कर देंगे तो सिग्मा एफ का मान आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, एफ एक्स, एफ और एक्स का गुणनफल चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले अपन एफ एक्स निकालेंगे, दोनों को गुणा कर दो, एफ एक्स प्राप्त हो जाएगा। एफ और एक्स को गुणा करने पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स। तो 3 दूनी 6, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, 8 को 5 से गुणा करेंगे 40, 11 को इससे गुणा करेंगे 33। अब अपने पास एफ एक्स का मान भी प्राप्त हो गया। अब यहाँ भी इसका क्या निकाल लेंगे, योग, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब योग। तो सूत्र बताओ ऐसे कैसे आ गए ना आपके पास, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो ये तो सिग्मा एफ एक्स का मान हो जाएगा और ये सिग्मा एफ का मान हो जाएगा। तो इनका योग कर देते हैं, 5 और 3 8 और 4 12 और 2 14, इसका योग तो ये आ गया। इसका भी योग कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 73 में 20 जोड़ेंगे अपन 93 और 6 99। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ गया, 99। अब भाग दे दीजिए, सिग्मा एफ एक्स का मान है 99 बटे सिग्मा एफ का मान कितना है 14। भाग देते हैं, 14 7 98, 7 बार, शेषफल कितना बचा आपके पास 1। अब बताओ आगे कोई संख्या है क्या, नहीं है, तो यहाँ क्या लगा दो, दशमलव और 0 बढ़ा देंगे। अब ये जो 0 हमेशा एक साथ एक ही 0 बढ़ती है। अब 14 से छोटा है, ये छोटा है तो भाग कितनी बार जाएगा, 0 बार। तो 0 बार भाग देंगे, 0 बार भाग देंगे तो 0 ही आएगा। अब शेषफल 10 बचेंगे। अब वापस से दशमलव एक बार ही लगती है, 0 बढ़ा देंगे
तो 14 7 98, 7 बार वापस चले गया, तो दशमलव के बाद में 2 अंक होते, तो 7.07 इसका क्या आ गया, माध्य। कोई दिक्कत इसमें? अब इसकी जैसे आपको इसका दूसरा क्वेश्चन करना है, वैसे कैसे ये दूसरा क्वेश्चन भी आप कर लेना दूसरा, ठीक है। बाकी अपन कल पढ़ेंगे।